बढ़िया इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मेरा सबसे फेवरेट चैप्टर है। तो अगर आप भी पढ़ेंगे तो आपका भी ये फेवरेट चैप्टर हो जाएगा। और अगर ये पढ़ लिया तो इसमें वेक्टर भी है, पूरा अच्छे से वेक्टर आता है, तो सर वो भी आ जाएगा। हमारे सर फेवरेट चैप्टर है सबट्रैक्शन एंड एडिशन, क्योंकि हर जगह से हर चीज में 3D ज्योमेट्री, ठीक है। तो 3D ज्योमेट्री में जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है वो है डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन का। तो वही हेडिंग डाली है, डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन। उससे पहले जो बैकग्राउंड है क्लास 11th में पढ़ाया गया था, सबसे पहला डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला, तो ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 8 से स्टार्ट हुआ था, वहां पॉइंट के बारे में बताया था। फिर 9th में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आई थी, पॉइंट का फिर कई सारी कैलकुलेशन की थी हमने कि ये पॉइंट है, उसका एक्स एब्सिसा कितना होगा और ऑर्डिनेट कितना होगा, ठीक है। और उसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, वाई एक्सिस से डिस्टेंस, क्वाड्रेंट बताए थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो ये 9th क्लास में हमने पढ़ा था। फिर 10th क्लास में फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आया था 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला। अगर 3 पॉइंट दिए तो उससे जो ट्रायंगल बनेगा उसका फॉर्मूला, ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला, और फिर उसके बाद सेक्शन फॉर्मूला, अगर कोई पॉइंट है उसको किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे। तो ये 3 चीजें थी जिस पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10 का बेस था, ठीक है। फिर क्लास 11th में आता है 3D ज्योमेट्री। 3D ज्योमेट्री में वही चीज जो है वो 3D में आ जाती है। तो पहले 2D में सीखा ताकि चीजें आसानी से समझ में आती जाए, है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस रहती है। लेकिन रियल वर्ल्ड में अगर बात करेंगे तो 3 एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, ठीक है। तो 3D 2D क्यों बोलते हैं इसमें? 2D इसलिए बोलते हैं क्योंकि 2 डायमेंशन होती है। कौन कौन सी 2 डायमेंशनल होती है? जैसे मान लीजिए, हाँ, जैसे आपने कोई भी डायग्राम बनाया इसमें पेपर में, तो इसमें 2 डायमेंशन है। 2 डायमेंशन, एक तो एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है। तो एक ये डायमेंशन, एक ये डायमेंशन। इसका मतलब ये है 2 डायमेंशन होने का मतलब कि 2 परपेंडिकुलर लाइन आप इस प्लेन में ड्रॉ कर सकते हो। मतलब कि इस पॉइंट, इस डायग्राम के किसी भी पॉइंट पर अगर आपको पहुंचना है यहां से स्टार्ट करके, तो आपको बस ये 2 लाइन की जरूरत पड़ेगी। आपको ये पता चल जाएगा कि एक्स एक्सिस में कितना दूर जाना है और फिर वाई एक्सिस में कितना दूर जाना है, आप उस पॉइंट पर पहुंच जाओगे। तो 2 डायमेंशंस में मूव करके आप हर एक पॉइंट पर पहुंच सकते हो, है ना। इस पॉइंट पर पहुंचना है तो यहां से सीधे आएंगे, ऐसे आ जाएंगे, या फिर ऐसे चले जाएंगे, ऐसे चले जाएंगे। तो किसी पॉइंट पर आप जा सकते हो सिर्फ 2 डायरेक्शंस में मूव करके, इसीलिए इसको बोल देते हैं 2D डायग्राम, ठीक है। और दूसरा बात ये भी कि यहाँ पर आप सिर्फ 2 लाइन ऐसी बना सकते हो जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, इसीलिए इसको 2D बोलते हैं। यहाँ पर आप तीसरी लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते हो जो इनके परपेंडिकुलर आ जाए। तो जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये 2 लाइन बना सकता हूँ जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर। अब तीसरी लाइन में ड्रॉ नहीं कर सकता हूँ जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो। अगर मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ तो ये इसके परपेंडिकुलर है, इसके नहीं। ऐसे ड्रॉ करूंगा तो ये इसके परपेंडिकुलर है, इसके नहीं है। तो तीसरी लाइन आप बना ही नहीं सकते हो जो इनके दोनों के परपेंडिकुलर आ जाए। तो सिर्फ 2 ही लाइन बना सकते हैं परपेंडिकुलर लाइन, इसलिए इसको बोलते हैं 2D, ठीक है। और 3D क्या होता है? 3D मतलब ये हवा में आ जाता है। तो हवा में आप 3 लाइनें बना सकते हो जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, वो हो जाती है एक्स वाई जेड एक्सिस। और जनरली इसको एंटी क्लॉकवाइज एक्सिस में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं। तो ये लाइन है जो प्लेन के बाहर आ रही है, इसलिए तीसरी लाइन है, और ये तीनों एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर। तो अब 3D में एक और एक्सिस आ जाती है जिसकी वजह से एक कोऑर्डिनेट और ऐड हो जाता है, तो उसको बोल देते हैं जेड कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो 3 लाइनें। तो अब इसमें आपको किसी पॉइंट पर पहुंचना है, तो किसी पॉइंट पर पहुंचने के लिए आपको 3 परपेंडिकुलर, 3 डायरेक्शंस में मूव करना पड़ेगा, तो वहां पहुंच जाओ। जैसे मान लीजिए आपको इस पॉइंट पर आना है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, लेट्स से कोई पॉइंट है, ये है 1, 2, 3। सर वो आजकल सर जब 4D और 6D सर आने लगे तो उसमें सर 6 डायग्राम 6 परपेंडिकुलर बना सकते हैं? कहां से? मतलब देखा था सर एक डायग्राम, कोई 6D डायग्राम होता बड़ा कॉम्प्लेक्स। 3D से आगे होती नहीं, अलाउड ही नहीं। तो देखिए, अगर इस पॉइंट पर पहुंचना है, अगर इस पॉइंट पर पहुंचना है तो कैसे पहुंचेंगे? एक्स एक्सिस पर कितना चलेंगे? 1, ठीक है। उस पॉइंट पर पहुंचना है तो एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में 1 यूनिट चलेंगे, ठीक है। तो ये 1 यूनिट हो गया। फिर वहां से पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में 2 यूनिट चलेंगे, ये 2 यूनिट्स हो गया। और फिर पॉजिटिव, यहां से पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में 3 यूनिट चलेंगे। दिख रहा है ये पॉइंट 3D में स्पेस में, इमेजिन कर पा रहे हैं? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, यहां से ऐसे ड्रॉ करते हैं, अरे तो इस तरह से यहां पर बना दिया था, ठीक है।
तो अब अगर 3 पॉइंट्स है तो 3 कोऑर्डिनेट हो जाते हैं, तो 3 कोऑर्डिनेट है तो सबसे पहला फॉर्मूला आ जाता है डिस्टेंस फॉर्मूला। तो अगर 2 पॉइंट दिए हुए इस तरह से x1 y1 z1 एंड p है x2 y2 z2, तो इनके बीच का डिस्टेंस निकालने का जो डिस्टेंस फॉर्मूला है ab क्या हो जाता है, रूट ऑफ क्या होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन लिखिए। डिस्टेंस फॉर्मूला ना डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लो। यस सर क्वेश्चन प्रूव दैट p पॉइंट है 1, 2, 3। आज फिर इसने पहली क्लास मिस कर दी। -1, -1 एंड PQ and R 3, 5, 7 are कोलिनियर। ये प्रूव करना है कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। तो तीनों पॉइंट कोलिनियर प्रूव करने के लिए क्या होगा, एक तरीका PQ निकाल लीजिए, QR निकाल लीजिए और PR निकाल लीजिए, दो का सम तीसरे के बराबर आ जाएगा। सर अलग अलग कोलिनियर हो जाएगी। सर ऐसा भी हो सकता है कोलिनियर में तीनों का डिस्टेंस सेम है। तीनों का किससे डिस्टेंस PQR है अगर, तो ऐसा एक तरीका हो सकता है। या फिर क्या हो सकता है Q बीच में हो सकता है P बीच में हो, है ना, और हो सकता है R बीच में हो, तो कुछ भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, तीनों डिस्टेंस निकालेंगे। तो PQ कितना आएगा, देखो यहां से 1 - 1, तो रूट लगाएंगे, ये 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 4 29 29। QR निकालिए, तो 3 - -1 4 का स्क्वायर 16, 5 + 6 का स्क्वायर 36 8 64, तो कितना आएगा देखिए 116। इसमें से 2√29 लिख सकते हैं इसको शायद, हाँ 116। और PR कितना आएगा 3 - 29 हाँ √29 है। PR कितना हो जाएगा 3 + 1 4 का स्क्वायर 16, 3 - 1 3 हाँ 3 - 1 2 का स्क्वायर 4 और 5 - 2 3 का स्क्वायर 9 7 16 29 दिख रहा है मुझे। तो यहाँ से क्या दिख रहा है, PQ + PR = QR। तो कौन सा डायग्राम शुरू है, QR सबसे बड़ा बीच वाला आया समझ। तो इस तरह से डिस्टेंस फॉर्म, और भी कई सारे तरीके हैं। वेक्टर में जाओगे तो PQ वेक्टर बना लो, QR वेक्टर बना लो, वो कोलिनियर आ जाएंगे, सेम रेशियो में होंगे उनके कोएफिशिएंट्स, ऐसे प्रूव कर सकते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला क्वेश्चन करने के लिए ऐसे करते हैं। तो सर अगर 3 वेक्टर सर कोलिनियर प्रूव करने के लिए दिए हो तो सर 2 तीन वेक्टर वेक्टर कैसे कोलिनियर हो जाएंगे, वेक्टर्स लाइंस कभी भी कोलिनियर नहीं प्रूव करते हैं। कोलिनियर हमेशा पॉइंट्स को प्रूव किया जाता है, वेक्टर्स को लाइंस को हमेशा क्या प्रूव किया जाता है, कोलिनियर। अगर सर ये पॉइंट वेक्टर में दिए हो तो फिर वेक्टर में दियो चाहे ना दियो, यहाँ पे भी हम वेक्टर लगा सकते हैं। 3D जो पूरा है वो पॉइंट, जैसे अभी तक हमने वेक्टर पढ़ा, क्या है ये 2D ज्योमेट्री है। 2D ज्योमेट्री का क्या है, वेक्टर वाला पार्ट है पूरा। इसी तरह से 3D ज्योमेट्री का ये वेक्टर वाला पार्ट है, तो इसमें आप वेक्टर लगा सकते हो। पॉइंट पता है तो इसके पोजीशन वेक्टर पता है, इसका पोजीशन वेक्टर पता है, PQ वेक्टर निकाल लीजिए, ऐसे उसमें भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। PQ वेक्टर निकाल लीजिए, QR वेक्टर निकाल लीजिए, वेक्टर से तो और आसान हो जाएगा। तो PQ QR निकालेंगे तो वो ऐसा आ जाएगा, PQ = लैम्डा टाइम्स QR। देखो निकाल के देख लो, PQ वेक्टर कितना आ जाएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, -2i -3j -4k। QR वेक्टर कितना आ जाएगा 4i + 4i 6j 8k। देखो -2 कॉमन ले लो, -2i -3j -4k, ये आ गया -2 टाइम्स PQ। ऐसे देख सकते हो, या तो देखो सेम रेशियो -2/4 -1/2 -3/6 यार नहीं सर, यही तो है PQ। QR में से कॉमन लिया ना, QR में से कॉमन लिया -2, हाँ तो अंदर क्या बचा, PQ बचा, ओके -2 PQ।
ऐसे भी देख सकते हो, इसके कोफिशिएंट देखो सेम रेशियो है, -2/4, -2 -3/6 -4/8, सब आ रहा है -1/2। ऐसे कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले लिखिए हेडिंग। अगर वेक्टर की पूंजी ये पॉइंट निकाल के ऐसे करें, और कैसे करेंगे? ऐसे जैसे इसको करा, वेक्टर की पॉइंट निकाल के फिर ऐसे क्यों करोगे? कौन से वेक्टर की पॉइंट निकालोगे? जैसे सर कोई वेक्टर दिए हैं, जैसे ये सर वेक्टर दिया तो इसका निकाल लें -2 -3 -4, उसके बाद 3 के निकाल लें ऐसे। वेक्टर है वो, वेक्टर है, पॉइंट नहीं हो। -2 -3 -4 क्या होगा? पॉइंट नहीं होगा वो। पोजीशन वेक्टर, किसका पोजीशन वेक्टर? उसी वेक्टर। वेक्टर का पोजीशन वेक्टर नहीं होता। पोजीशन वेक्टर किसका होता है? पॉइंट का होता है। अरे सर अरे पोजीशन वेक्टर तो पॉइंट का होता है ना। यस सर। वेक्टर लगाइए है ना, ढंग से लगाइए। अगली हेडिंग डालिए, बोलो। सेक्शन फॉर्मूला। सुनो बस, है ना, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला में दो फॉर्मूला है। तो अगर पॉइंट x1 y1 z1 और b पॉइंट x2 y2 z2 है और एक c पॉइंट है जो इसको m/n में डिवाइड कर रहा है, तो c के कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं अगर इंटरनल डिवीजन है। क्या हो जाएंगे? mx2 nx1 m+n my2 ny1 upon m+n my3 z2 और nz1 upon m+n। इसी तरह से आप लिख दीजिएगा एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन में क्या करते हैं? n को -n से रिप्लेस कर देते हैं, बीच में हर जगह माइनस आ जाएगा, कर दीजिएगा उसको। और तीसरा जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट, अगर c मिड पॉइंट हुआ तो कितना हो जाएगा कोऑर्डिनेट? x1 + x1 + x2/2 y1 + y2/2 and z1 + z2/2। क्वेश्चन find the coordinates of the point find the coordinates of the point which divides the find the coordinates of the point which divides the line joining find the coordinates of the point which divides the line joining P 2 - 1 4 and Q 4 3 2 in the ratio 2:3. That is the line joining the ratio 2:3. Find the coordinates of the point which divides the line joining, वो लिखा P Q P and Q in the ratio 2:3. इसका फर्स्ट पार्ट है इंटरनली, सेकेंड पार्ट एक्सटर्नल।
14/5 3/5 minus 8 हो जाएगा 14/5 3/5 minus 8/5 माइनस वाला 16/5 minus 8/5 16/5 आया। अगला पॉइंट कितना? 2/5 9/5 माइनस 5 कहाँ से आ गया बनाएगा सॉरी 2 9 16 नीचे वाला -1 2 9 और minus 8 इन सब में माइनस आएगा ना मेरे हिसाब से। हाँ माइनस आएगा ना m माइनस n 2 माइनस एक्सटर्नल लिमिट माइनस आएगा -2 -9 8 आएगा। -2 -9 प्लस 8 देख लो भाई। और सर इसका आएगा मिड पॉइंट का -2 -9 8 minus 2 कहाँ से आ गया बीच में माइनस करो। 2 into 4 minus 3 into 2 8 minus 3 8 minus 6 2 तो आ रहा अरे अकाउंट में -1 बचेगा ना। हाँ 2 minus 3 2 minus 3 नीचे है हाँ 3 minus क्यों कर रहे थे? डायरेक्ट कर दिया इसमें 12th का तो कवर हो जाएगा नया चैप्टर है ये सर वहाँ आपने नया चैप्टर स्टार्ट किया होगा अभी वहाँ पर लास्ट चैप्टर बचा है प्रोबेबिलिटी। लीनियर प्रोग्राम में लीनियर इक्वेशन हो गया वो कब उड़ा दिया एक ही क्लास का था वो। पहले एक्सरसाइज में बस से सर आप बता दिया तो भेज दिया करो वो सर डाउनलोड नहीं होता पहले मैं डाउनलोड ट्रिक बता दूँ ट्रिक कैसे डाउनलोड हो मेरे फोन पर क्या चीज़ मुझे देखना पड़ेगा अपने फोन में डाउनलोड कर। मैं बताता हूँ आपको, ठीक है? एक ही लेक्चर है, मैं आपको भेज दूँगा, उसको देख लेना, लीनियर प्रोग्राम लगा लेना, खत्म हो जाएगा। तो नेटवर्क नहीं चलता तो रिचार्ज ही खत्म हो जाएगा हम करवाएंगे नहीं अब कीपैड में सिम डालने जा रहे हैं BSNL की और फोन रख देंगे तो फिर कैसे देखेंगे क्या सर लीनियर प्रोग्राम? बाद में पढ़ा दूँगा क्लास में। हम डाउनलोड कर लिया करेंगे कहीं ना कहीं से आपने नहीं कराएंगे तो ज़्यादा चलता है हाँ हो गया, आगे लिखिए। मिड पॉइंट्स कर लिया हमने। हाँ हेडिंग लिख लीजिए बस कि अगर कोई ट्राइंगल है जिसके पॉइंट्स हैं x1, y1, z1, x2, y2, z2, हेडिंग सेंट्रॉइड सुना है? हाँ सर ये भी याद है ऑल्सो। क्या होता है सेंट्रॉइड? x1 plus x2 plus x3 अपॉन कैसे आता है? ये सर इसके सर मिड पॉइंट के सेंट्रॉइड आ जाएगा x1 plus x2 plus x3 upon 3 y1 plus y2 plus y3 upon 3। होता क्या है सेंट्रॉइड? सर बीच का पॉइंट होता है सर। मिड कोई पॉइंट पॉइंट ले लें। नहीं सर मिड पॉइंट होता है इसका मिड पॉइंट अब सर सर साइड बाइसेक्टर्स का सर एंगल बाइसेक्टर एल्टीट्यूड्स एंगल बाइसेक्टर नहीं सर इसके बाद नहीं, आ सर। जाएगा अरे सर ये जो मिड वो और तो मीडियन साइड को हाँ बीच में मीडियन मीडियन सर इसको मिड पॉइंट से कनेक्ट करना, इसको मिड पॉइंट से कनेक्ट करना और इसको मिड पॉइंट से कनेक्ट वो भाई ये होता है और इसको जी से रिप्रेजेंट करना। ग्रेविटी सर सर जेड लिखना भूल गए सर आप आप लिखिए अब आते हैं मुद्दे पर। डायरेक्शन रेशियो एडिटर।
तो वेक्टर में ये बताया था मैंने कि अगर जैसे कोई पॉइंट है 1, 2, 3, ठीक है, तो इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए हमें x डायरेक्शन पर कितना 1 यूनिट चलना पड़ेगा, ठीक है, y डायरेक्शन पर 2 यूनिट्स और z डायरेक्शन पर 3 यूनिट। तो वेक्टर क्या होता है, डायरेक्शन भी बताता है। तो इसका अगर पोजीशन वेक्टर लिखूंगा मैं, पोजीशन वेक्टर क्या आएगा, क्या आएगा पोजीशन वेक्टर, आई। तो ये क्या बता रहा है, x एक्सिस 1 यूनिट जाओ कहां पर, x एक्सिस की डायरेक्शन, प्लस फिर उसके बाद 2 यूनिट जाओ y डायरेक्शन में और 3 यूनिट जाओ z डायरेक्शन। आया समझ, ठीक है। तो इसने x की डायरेक्शन का कितना रेशियो कवर किया, 1, और y की डायरेक्शन का 2 और z की डायरेक्शन का 3। तो 1, 2, 3 इसको बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन रेशियो अगर निकालना है तो कोई भी पॉइंट है, तो उसने x डायरेक्शन पे कितना रेशियो लिया, y डायरेक्शन पे कितना रेशियो लिया, z डायरेक्शन पे कितना रेशियो लिया, उसको बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। और इसमें देख के बताना था। डायरेक्शन रेशियो, तो इसको कैसे लिखेंगे वो देख लीजिए थोड़ा सा, क्या क्या चीजें हैं इसमें। फॉर अ पॉइंट, यही बना हुआ है 1, 2, 3, ठीक है। ओ ए वेक्टर i + 2j + 3k, तो डायरेक्शन रेशियोज शॉर्ट में लिखते हैं DRs, और a, b, c से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको हमेशा। तो a, b, c क्या आ जाएंगे, 1, 2, 3। अब बिकॉज ये रेशियो है, a:b:c = 1:2:3, तो क्या मैं इसको 2:4:6 भी लिख सकता हूँ? पूरे में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या इसको मैं 2 से डिवाइड करके भी लिख सकता हूँ? तो क्या रेशियो चेंज होगा? नहीं होगा। तो कितने डायरेक्शन रेशियोज होते हैं? इनफाइनाइट डायरेक्शन रेशियोज होते हैं किसी एक वेक्टर के इनफाइनाइट डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। अगर मान लीजिए दो पॉइंट दिए हुए हैं x1, y1, z1, x2, y2, z2, इसको कनेक्ट करके एक लाइन बन गई, AB लाइन, ठीक है। इसी से AB वेक्टर भी बनाया जा सकता है। क्या बनेगा? x2 - x1 i, x2 - x1 i क्या, y2 - y1 y2 - y1 j cap and z2 - z1 k cap। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन AB क्या आ जाएगा बताओ? x डायरेक्शन में इसने कितना पार्ट कवर किया? x2 - x1, y डायरेक्शन में y2 - y1, और z डायरेक्शन में z2 - z1, ये a, b, c। तो अगर आपको दो पॉइंट दिए हो तो डायरेक्शन रेशियोज आप तुरंत बता सकते हैं। देखिए x2 - x1 सोच लीजिए। तो इस चीज को याद रखिए, दैट वेक्टर गिव्स डायरेक्शन रेशियोज। बहुत इंपॉर्टेंट एसेंस है, वेक्टर गिव्स डायरेक्शन रेशियो। आपको वेक्टर पता है, आईजे के जो कोफिशिएंट आ जाएंगे उससे क्या मिल जाएगा? डायरेक्शन रेशियो। और कितने होते हैं? इनफाइनाइट डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, लिख लीजिए। डायरेक्शन रेशियो क्यों बोल रहे हैं? पर्टिकुलर डायरेक्शन में कितना उसने उस एक्सिस का पार्ट कवर किया, इसलिए इसको डायरेक्शन रेशियो बोल रहे हैं। यूज किया जाता है सबसे सिंपलेस्ट वाला यूज किया जाता है, कैलकुलेशन नॉर्मल। नोट कर लीजिए। अगर सर 2.2,
और फिर आंसर में 1,2 वाला लगाना पड़ता है। मोस्ट सिंपलेस्ट डायरेक्शन रेशियो है उसको यूज किया जाता है। हो गया? तो सर वो सर 15 मिनट पड़ा था सर। कल सर कल पढ़ी थी, अब आज खाना खा के पढ़े। हाँ वो सर आप डेली कर रहे हैं सर। आज क्यों? सर रीडिंग होती सर। सर 15 मिनट सर चैंटिंग को दें तो सर आपको 15 मिनट और पढ़नी पड़ेगी। अरे नहीं यार, वो प्रायोरिटी है। प्रायोरिटी समझना इम्पोर्टेंट है, वो प्रायोरिटी है। अब तो सर हम आगे तुरंत कर सकते हैं। आगे बढ़े? तो सर अब इसी के बाद कर लेंगे सर, मतलब पहले से फिर उसे, हाँ वो प्रायोरिटी है। या पहले उसे फिर से। पहले जब करिए उसके बाद। हो गया? यस सर। अगली हेडिंग डाली डायरेक्शन कोसाइन। और सब पहला ना सुबह जागने के बाद डायरेक्टली हाँ, बहुत बड़ी कोई दिक्कत नहीं। उसमें नानी की कोई दिक्कत नहीं है। नहीं ऐसे हो जाते हो। हम सर एक बार सर यहाँ से सर जाने के बाद सर हम सर ऑमलेट खा रहे थे सर। अब सर हमें सर वो याद आ गई सर एकदम। अब सर ऑमलेट खाते खाते गा रहे का भूपा। लिखो भैया हेडिंग डालो, डायरेक्शन कोसाइन। इसको बोलते हैं डीसी शादी हो रही थी। और LMN से रिप्रेजेंट करते हैं। ओम नमो वैष्णवी। डायरेक्शन कोसाइन ये बहुत अमेजिंग चीज है। सबसे सर कूलेस्ट मंथ सर हमें कोई लगा सर। कौन सा? शाद वाला सर। आप शादी को हमें सर नहीं वाला सर उसी दिन से लगा नीड पे सर। सर। जिस दिन सर वो चश्मा वाली ने सर, वो चश्मा वाली सर कौन सी क्या नाम है सर? नहीं वो वाली मैथ पढ़ाते आकाश। सर। नहीं सर मैथ पढ़ाते एक और है सर। पतली पतली सर चश्मा आकाश से। उस नहीं दिन सर, मैथ वो वाले पढ़ाते नहीं सर। जितने उस दिन हम लोग को मॉर्निंग में पढ़ाया था, वो वाले नहीं, उनके अलावा बहुत पहले। अरे सर मैथ रवि सर। पढ़ाते रवि सर। बताया देखिए कुछ। नहीं उनने सर मंत्र पढ़ा सर हम लोग को सर पता ही नहीं सर क्या मंत्र था। हाँ देखिए डायरेक्शन कोसाइन। तो DC डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है? कॉल करते उठाना जरूरी था, बहुत जरूरी। हंसा एक लड़का, मतलब तो उठा था। A upon under root plus b plus c। जाते में उठाना है, जाते में उठाना है। ऐसे याद है कैसे? याद है। देखिए डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है? X Y Z सर प्रूफ सर आप ही बताते, वैसे कोई बताते नहीं। कोई पॉइंट है, याद कर। बस बस खत्म होने वाला है यार कोर्स, वो अभी 1 महीने के अंदर समाप्ति। एक पॉइंट ये है, बाइंड अप।
ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है, एक पॉइंट है ए कॉमा बी कॉमा सी, इसको कर दिया इससे कनेक्ट। अब हमें पता है कि एबीसी क्यों लिया, क्योंकि वो डायरेक्शन रेशियो है, वेक्टर बनेगा तो आईजी के कोएफिशिएंट क्या आते हैं, एबीसी आते हैं। तो ये ओ ए वेक्टर जो है मैं यहां से लिख सकता हूं, ओ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, जहां पर एबीसी वेक्टर क्या है, डायरेक्शन रेशियो। हमें पता है कि वेक्टर से क्या मिलता है, डायरेक्शन रेशियो मिलता है, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। अब उसके बाद डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, ये जो वेक्टर है एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाता है, इसको अल्फा बोलते हैं, वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उसको बीटा बोलते हैं, जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उसको गामा बोलते हैं। एक्स एक्सिस नीचे कर लेते हैं, ऐसी मर्जी आप ऊपर ले सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज रहना चाहिए। तो जब ऐसा होता है तो जो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं ना, उस डायरेक्शन के साथ एंगल का कॉस, उसको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। एलिमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एल कितना आ जाएगा, तो एल एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या है, अल्फा, उसका कॉस, कॉस अल्फा। एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में डायरेक्शन कोसाइन कितना है, कॉस अल्फा, ठीक है। इसी तरह से वाई एक्सिस की डायरेक्शन में कितना है, कॉस बीटा, और जेड एक्सिस की डायरेक्शन में कितना है, कॉस गामा, एल एम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब यहां पर अगर आप इसको निकालेंगे कॉस अल्फा की वैल्यू, कॉस अल्फा कितना आता है, देखो मैं बस समझा देता हूं, एक बार समझ लीजिएगा, थोड़ा फील आ जाएगा। एक्स वाई जेड, ये है पॉइंट, यहां से यहां है, ये कितना है, ए, यहां से यहां गए, ये है बी, फिर यहां से ऊपर गए सी, ठीक है। दिख रहा है, 3D दिख रहा है ना, यस सर, है ना, बाहर की तरफ है वाला पॉइंट। अब देखिए मैंने क्या किया, इसको कनेक्ट कर दिया, तो ये एंगल क्या 90 दिख रहा है, इमेजिन करो, एक्स पर जाएंगे फिर ऐसे स्ट्रेट जाएंगे, तो ये 90 है, ये ए है बी, तो ये हाइपोटेनस हो गया, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। अगर ये 90 है, ऐसा बना है, यस समझ गए सर, एक्स पे गए पहले और फिर वाई पे गए, यस सर, 90 हुआ, तो हाइपोटेनस हो गया, हाइपोटेनस है, ठीक है। अब इसको मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया, तो देखो क्या ये एंगल भी 90 है, सोचो एक्स वाई प्लेन पर है, एक्स वाई प्लेन पर है नीचे और उससे ऊपर उठे है ना, तो ऊपर वाला प्लेन का इससे 90 है, तो अगर ये 90 है तो ये हाइपोटेनस और ये एक परपेंडिकुलर और एक बेस होगा, तो यहां पर लगा दीजिएगा हाइपोटेनस, तो ये आ जाएगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा, लगा दीजिए। तो देखिए, तो ये वाला एंगल है जो अल्फा है। अब थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा, सोचिए कि ये दो वाई जेड और ये है एक्स एक्सिस, ठीक है। सोचिएगा ये पॉइंट यहां पर है, इस पॉइंट को मैंने इससे कनेक्ट किया और इसको इससे कनेक्ट कर दिया, तो ये पॉइंट यहां पर है, तो ये एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो अल्फा है, यस सर, है ना, जो ऊपर बनाया है। ये पॉइंट इस तरह से वेक्टर गया है, इस तरह से वेक्टर गया, इसके साथ एंगल जो बना रहा है वो अल्फा है, तो यहां से कॉस अल्फा निकालेंगे अगर, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना हो गया एक्स एक्सिस पर ए और हाइपोटेनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो कॉस अल्फा कितना आ जाता है, सर हाइपोटेनस वो वाली तो देखिए, क्योंकि ये हाइपोटेनस है, ये ऐसे एंगल बना है, ये वाला एंगल अल्फा है और इसको इससे कनेक्ट करेंगे तो ये हाइपोटेनस और ये बेस बनेगा। देखो करो, इमेजिन करो, देखो ये है और वाई आई जेड, ये देखो एक्स एक्सिस, ठीक है। सर सोचो एक डाउट, सोचो पहले ये पॉइंट है, तो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है ना, इसको ऐसे कनेक्ट किया मैंने, तो ये वाला एंगल अल्फा बनेगा, तो ये वाला एंगल बनेगा अल्फा, तो यहां से मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया इसमें, किस पे, उस पे, हाँ इस लाइन पर परपेंडिकुलर डाल दिया। अब cos अल्फा लगाइए, तो बेस क्या ए आ जाएगा जो एक्स एक्सिस पर कवर किया है, और उसके लिए ये हाइपोटेनस होगा जो वेक्टर की लेंथ है, यस सर, और वो वेक्टर की लेंथ कितनी है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यस सर, ऊपर से देखो ओ ए वेक्टर, यस सर, ओ ए वेक्टर की लेंथ कितनी आएगी, ये ओ ए वेक्टर, इसकी लेंथ कितनी आ रही है, मॉड निकालिए, मॉड ओ ए रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये वाली लेंथ कितनी है, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये वाली लेंथ कितनी है ए, तो इसीलिए ए अपॉन रूट ऑफ
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आएगा। तो यहाँ से एल की वैल्यू इतनी आ जाती है। फिर इसी तरह से देख के बता सकते हैं। तो एम के केस में क्या आ जाएगा, बी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा सी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये आ जाते हैं डायरेक्शन कोसाइन इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन रेशियोज। इसमें हम तीनों को ऐड करेंगे, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कितना आता है 1, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर तीनों को ऐड करेंगे, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, एलसीएम लेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ऊपर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बढ़ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। लिख लीजिए एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब देखो अगर मैं सोचो OA का कैप बनाऊंगा तो क्या बनेगा, OA वेक्टर अपॉन मॉड OA, ठीक है। तो मॉड OA कितना है, देखो AI प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी के अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो इसको अलग अलग करेंगे तो I के साथ क्या दिखाई देगा, एल, तो एल आई प्लस और इसके साथ एम जे और एन के। तो ये अगला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है, इसी से हम क्वेश्चन करेंगे। यूनिट वेक्टर से क्या मिलता है, एल एम एन डायरेक्शन सीधे मिल सकता है यूनिट वेक्टर निकालने। हमें कुछ ज्यादा नहीं करना है। अगर हमें किसी भी वेक्टर के लिए डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो निकालना है, उसको वेक्टर के फॉर्म में लिखे रहने तो क्या मिल जाएंगे डायरेक्शन कोसाइन, और उसको यूनिट वेक्टर बना ले तो क्या मिल जाएंगे, उससे क्या मिल जाएंगे डायरेक्शन रेशियो, और उसको यूनिट वेक्टर बना लेंगे तो क्या मिल जाएंगे डायरेक्शन कोसाइन। ये चीज याद रखिए। क्या ये भी डायरेक्शन रेशियो है, ये नहीं सर, क्या एल रेशियो एम रेशियो एन इन तीनों का रेशियो ए रेशियो बी रेशियो सी आ रहा है, आई घट जाएगा ना। तो डायरेक्शन कोसाइन भी एक डायरेक्शन रेशियो होते हैं। तो फिर ऐसे तो सर ए रेशियो बी रेशियो सी ये भी आ गया वो भी आ गया, मतलब डायरेक्शन कोसाइन में अगर इसका डिवाइड कर देंगे तो वो बराबर। तो क्या दिक्कत है, डायरेक्शन कोसाइन इनफाइनाइट होते हैं ना, डायरेक्शन रेशियो इनफाइनाइट होते हैं, है ना। डायरेक्शन कोसाइन कितने होते हैं, 2 होते हैं। एक तो ये हो गया नेगेटिव, हाँ, एक नेगेटिव वो ये कर देंगे तो माइनस एल माइनस एम माइनस एन, 2 डायरेक्शन कोसाइन होते हैं जो खुद में एक डायरेक्शन रेशियो होते हैं। वैसे सर अच्छा यूनिट वेक्टर 2 होते हैं। देखो बहुत सारे इनफाइनाइट डायरेक्शन रेशियो है, उसमें से 2 डायरेक्शन रेशियो वैसे होते हैं जिनको डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। तो इस चीज को याद रखेंगे, इससे बहुत हेल्प मिलेगा। वेक्टर वाला जो कॉन्सेप्ट है, वेक्टर से डायरेक्शन रेशियो और यूनिट वेक्टर से डायरेक्शन कोसाइन मिलेगा। एक और पॉइंट लिख लीजिए, फिर इसके आगे हेल्प करेंगे। एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स, पता है कैसे निकालते हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया हो, उनके बीच का एंगल थीटा कैसे निकालेंगे, cos थीटा cos थीटा इज इक्वल टू मॉड ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। दिस इज द ओनली फॉर्मूला जो हमें रिमेंबर करना है। इस पूरे चैप्टर में कहीं पर भी एंगल आ गया, इसका सर मैंने वेक्टर में सवाल लगाया सर। हाँ, तो पूरे चैप्टर में कहीं पर भी एंगल पूछ लिया, घूम फिर के हमें यही फॉर्मूला लगाना, चाहे 3D हो चाहे वेक्टर हो। इसकी बात कर रहा हूं चैप्टर की। 3D में कहीं पर भी पूछ लिया अगर हमें एंगल, क्रॉस में नहीं है डायरेक्शन होती है, क्रॉस में एन कैप का झंझट आ जाता है, इसलिए क्रॉस नहीं यूज करते हैं। इस चीज को याद रखिए, ठीक है। आपको कहीं पर भी 2 लाइन के बीच का एंगल निकालना है, 2 प्लेन के बीच का एंगल निकालना है, तो ये यूज करेंगे हम। आज सर एक क्रॉस में क्वेश्चन था जिसमें सर हमने ये कही थी कि क्रॉस का वो निकालो मॉड, हाँ, तो ए बी साइन थीटा होता है, ए भी साइन थीटा उसमें, लेकिन एन कैप का कोई जिक्र नहीं था। हाँ, तो मॉड निकालना है ना, तो एन कैप का मॉड तो 1 हो जाता है। लिखिए नोट नहीं सर साइन थीटा निकालना था, ये क्वेश्चन था। हाँ, तो साइन थीटा इज इक्वल टू ए क्रॉस बी का मॉड अपॉन मॉड ए मॉड थीटा। लेकिन वो कहां एन कैप मॉड निकालना है ना, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉड का निकालना है, साइन थीटा निकालना है। साइन थीटा निकालना है, क्या क्या दिया हुआ है, ए भी दिया, वेक्टर ए वेक्टर बी दिया है, हां क्रॉस निकाल लेंगे, उसका क्रॉस निकाल लो, निकाल लिया, उसका मॉड कर दो। क्रॉस का मॉड क्यों करेंगे, ये भी नहीं समझ। मॉड ए क्रॉस बी होगा ना, तो ये हो गया फॉर्मूला, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप, दोनों तरफ मॉड ले लिया, ठीक है। तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप का मॉड 1। अब साइन थीटा यहां से निकाल लिया, कितना आ जाएगा,
उसको नीचे ले आओ। साइन थीटा भी मोड में आएगा। साइन थीटा मॉड आने में क्या दिक्कत है? साइन थीटा का मॉड तो आ जाएगा अपने आप, जो भी आना। ठीक है, तो आज हम यही खत्म करते हैं।